मैं अपना एंटी करप्शन ब्यूरो कर्नाटक एडीजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के सामने जनाब तनवीर सेठ एमएलए और दूसरे इनके इदारे एफाउल ट्रस्ट पूरे 5 लोगों के ऊपर तकरीबन 14 या 15 ज़मीनात मैसूर के समझो 1000 करोड़ की वैल्यू है, वो अपना रियल एस्टेट में तब्दील कर। ये 7 एमएलए मैसूर के जो लीडर हैं तनवीर सेठ, इनको मालूम है क्या नहीं है? जब मालूम नहीं है तो कैसा एमएलए की वोट भीख मांगते हैं? भीख लेना जरूरी है क्या? हर चीज का हक, कानून, कायदा, अपना पावर्स, डेमोक्रेटिक पावर्स, कानूनी पावर्स, रियाट गंदगी शुरू करना, डिप्लोमेसी करना, वो हुकूमत असेंबली में एक नहीं 7 एमएलए जम के बैठ के असेंबली हॉल में ये कानून समझो। मैसूर के आईएमए में इतने 1000 आदमियों का पैसा है जो 10 से 11,000 करोड़ रुपए है। मैसूर से कई हजार आदमियों का पैसा है। कर्नाटक में पूरे 75,000 आदमी को एक एफआईआर नहीं डलाए इन तनवीर सेठ और रिजवान अरशद और रोशन बेग, जमीर, यूटी खादर, ये तमाम एक भी सीएम इब्राहिम एक अपना एफआईआर 75,000 आदमियों के लिए नहीं डलाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, मुस्लिम माशरे से खिदमत खल्क का तसव्वुर क्यों खत्म हो रहा है? मुसलमानों में खिदमत खल्क की बड़ी रोशन रवायात रही हैं। किसी जमाने में बुजुर्गों के आस्ताने खानखाहें हुआ करते थे और हिंदुस्तान में इसकी बड़ी शानदार मिसालें आज भी देखी जा सकती हैं। लेकिन इम्ताद ज़माना के नतीजे में जिस कौम को दूसरों की मदद करने, सदका व खैरात में हाथ बटाने की तालीम दी गई थी, अफसोस, सद अफसोस कि जो दूसरों की खैरात पर चलने की आदी होती जा रही हैं। जिसे दूसरों की परवरिश करनी थी वो खुद अपनी परवरिश के लिए दूसरों के दस्ते निगर बनी हुई है। जिसे समाज से भीख मांगने की रवायात खत्म करनी थी, उसी कौम के लोग खुद ही हाथ फैलाए खड़े नजर आ रहे हैं। जिन मुसलमानों को समाज की खिदमत करनी थी वो अपनी खिदमत करा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा भिखारी मुसलमानों में ही क्यों पाए जाते हैं? इंतहाई मुअज्जिज लोग खुद अपनी कफालत के लिए अवाम की जोब पर नजर रखते हैं और ज्यादा तरक्की याफ्ता हजरात चंदे के नाम पर शुक्म परवरी के लिए अरब मुल्कों तक पहुंच जाते हैं। आखिर क्यों? हमें तो अल्लाह ने अपने बंदों की खिदमत के लिए भेजा था और यहां हम मखदूम बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुस्लिम माशरे से खिदमत खल्क का तसव्वुर खत्म होता जा रहा है और जिसे इबादत के लिए हमारे सरदरान कौम अवाम को उभारते हैं, खुद इसका मुस्तहक बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्या वो वक्त नहीं आया कि हम एक बार फिर अपनी माजी की तरफ लौट जाएं? इस्लाम की अखलाकी तालीमात को दुनिया अपना रही है मगर खुद हम अपने माशरे से दूर होते जा रहे हैं। आखिर हम फलाही इदारे क्यों नहीं कायम करते? हम स्कूल, कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं बनाते? हम भी आदिवासियों, दलितों और समाज के पसमानदा तबकात में क्यों दुख दर्द करने के लिए काम नहीं करते? हमारे पास अगर खिदमत खल्क के लिए पैसे नहीं हैं तो भी जिस्मानी तौर पर खिदमत अंजाम दे सकते हैं मगर वो भी नहीं करते। ये सूरत हाल हमें अपने एहतिसाब की दावत दे रही है कि हम निकम्मे और कामचोर तो नहीं हो गए हैं। इस तरह के मसले पर गौर व फिक्र करते हुए अवाम को बेदार करने के लिए शहर बेंगलुरु के हेल्पिंग सिटीजन एंड पीपल कोर्ट के बानी जनाब आलम पाशा साहब ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। तो आइए सुनते हैं उनका इस पर क्या कहना है। मैं आलम पाशा बेंगलुरु से हेल्पिंग सिटीजन एंड पीपल्स कोर्ट का फाउंडर हूँ। मैं अपना एंटी करप्शन ब्यूरो कर्नाटक एडीजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के सामने जनाब तनवीर सेठ एमएलए और दूसरे इनके इदारे एफाउल ट्रस्ट पूरे 5 लोगों के ऊपर तकरीबन 14 या 15 ज़मीनात मैसूर के समझो 1000 करोड़ की वैल्यू है, वो अपना रियल एस्टेट में तब्दील कर दिए
उनके वालिद के ज़माने से। और वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हुए जितने भी इदारे बनाते हैं, जितने भी मुतवल्लिस को अपॉइंट करते हैं, बग़ैर किसी पब्लिक मुसलमानों की खिदमत गुजार के ऑब्जेक्टिव के तहत बग़ैर ये इन्होंने सिर्फ अपने फैमिली में समझे शोरूम बनाए, किराए पे दे दिए, वो किराया ना लिए, ना कोई चीज़ को टेंडर छोड़े, ना कोई चीज़ इदारों की प्रॉपर्टी बैंक में मार्टगेज कर दिए, प्लेज कर दिए, ना इनके नज़र पे है, ना इसका कानूनी एक्शन लिए, ना कोई चीज़ सरकार वक्फ बोर्ड सरकार के अंदर ही हुआ है, मगर मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। सरकार को 7% देते हैं, हमें 93% डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी करते हैं। वो कम्युनिटी वो पहले वो 7% ही सीधा जमा नहीं होता है, क्योंकि ऑडिट नहीं कराते 40 साल से। इधर पे सही कोई इदारों की ऑडिट नहीं है, वक्फ बोर्ड से भी ऑडिट नहीं करते हैं, क्योंकि इन वक्फ बोर्ड में बड़े मुखिया होते हैं, ये मैसूर के मुखिया होते हैं, इनके वालिद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मिनिस्टर होते हैं। तो इसलिए जो मुसलमानों की तकरीबन 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेबुनियाद, बेमिसाल, बेलायक कोई एक इदारा समझो, एक यूनिवर्सिटी, मुसलमानों की यूनिवर्सिटी 2 होती मैसूर में पड़ोस जगह में, जिसमें मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग हो, बीएससी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई बच्चों की बेइज्जती थ्रू आउट कर्नाटक में जैसा होती है, अपना लिबास का हो, जो भी एक मुद्दा रख के हो रहा है, वो चीज़ की इज्जत हमें घर में थमा के रख सकते थे। मगर ये लोग शुरुआत हुई अजीत सेठ साहब के ज़माने से। वक्फ बोर्ड कर्नाटक में 2 लाख करोड़ का है, इसमें 10,000 करोड़ के ऊपर जो मैसूर में शुरुआत उन्होंने करवाए थे। और वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई, किसकी है, क्या इदारों के लिए चाहिए, एक तो एजुकेशनल और हेल्थ और ट्रेनिंग और अपना अच्छे से हॉस्पिटल, ये तमाम फ्री चलने का, ये तमाम रीजनेबल कॉस्ट में चलने का, ये पब्लिक की इजाज़त के साथ चलेगी। पब्लिक में जैसा वोट लेते हैं पूरे तमाम 2-4-6 महीने में घर घुस के घर पे आदमियों के पास वादा करके, ऐसा ये प्रॉपर्टी तुम्हारे को वापस आ रही है, ये बेनिफिट आपको वापस आ रही है, ये एनक्रोचमेंट हमें इस कानून से वापस ले रहे हैं, ये कोर्ट में, ये अपने लेजिस्लेटिव होम में ये ऑर्डर पास किया हूँ मैं, ये दूसरे एमएलए, मेरा भाई एमएलए 6-7 है, ये सातों हमें सीएम के साथ बैठ के कानून पास किए, जितना एनक्रोचमेंट है वापस होने की कोर्ट बना देंगे हमें। ये कोई दिन अजीत सेठ के ज़माने से नहीं हुआ, ये आदत इन्होंने पूरी तब्दीली में ला लिए। और जितने हॉस्पिटल में हैं ना, एक गरीब औरत भी जाए तो 75,000, तो यही लोग बोल के मेरे को इधर पे बुलाए थे, 75,000, 60 से 75,000, 1 लाख रुपए डिलीवरी चार्जेस लेते हैं। और पढ़ाई के जितने अलहुदा, अपना घर, इधर पे जियाउल्लाह शरीफ बिल्डर और प्रेस्टीज बिल्डर, ये तमाम लोगों का काम क्या है, काम इसमें रियल एस्टेट करके खाना हो, तो ये हमारा वो अपने पर्सनल दादा का माल, बाप का माल, अपने औलाद का माल होना चाहिए। तो रियल एस्टेट क्यों करें, जो लोगों को इल्म खाना और दवा खाना और मुसाफिर खाना, ये तमाम जो बनाना है डेमोलिश कर दिए इसको इनकी अपनी मर्जी, अपना मुतवल्ली, अपने चीफ पैटर्न, अपने मेंबर ऑफ वक्फ बोर्ड, गवर्नमेंट अपना, ये तमाम गलत, गद्दारी, हराम और गुनाह कानून के अंदर अफेंस होता है, कानून में अफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो इसलिए मैं एसीबी ऑफिस एंटी करप्शन के आज अटेंड करते हुए, जो मेरे को विटनेस के लिए बुलाए, इधर पे एविडेंस देते हुए और भी थोड़ा करने का है मेरे को, ये लोगों को सिर्फ जेल करो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं होता है ना, अफेंस के ऊपर जेल होता है, साबित करो। आप इसके ऊपर जितना मैं दिया हूँ उसके ऊपर और भी जाइए, आप और भी पकड़ो, जितने पूरे 15-18 प्रॉपर्टी का हिसाब दिया हूँ मैं। तो इसमें क्या है, जैसे डिप्लोमेसी, जैसा यहाँ के राजा महाराजों को डिप्लोमेसी से ख़त्म किया गया, उनकी नस्ल को बर्बाद किया, ऐसे डिप्लोमेसी करते हुए, डिप्लोमेसी इन दी सेंस वक्फ बोर्ड में, सरकार ऑफ असेंबली में और अपने मुतवल्लियों के इदारों में, ट्रस्ट में, हर जगह डिप्लोमेसी हो रही है। तो अल्टीमेटली पब्लिक ऑफ मैसूर जो खुश खिदमत के हैं, अच्छी खिदमत लेके आए हैं,
अच्छी दौलत के साथ बने हैं इधर पे, इनको कोई अपना हक, ये गिरिडी और अपना घर, अपना माल, अपना पावर पूरा लगा के एक इंसान ऑफ मैसूर को बेनिफिट नहीं दिए, नहीं देंगे तो सिर्फ इनकी जगह जेल होगी। और इनका वोट, मुसलमानों का वोट सिर्फ लेने के लिए ये जब आएंगे असेंबली में, एक नहीं 7 एमएलए जम के बैठ के असेंबली हॉल में ये कानून, समझो मैसूर के आईएमए में इतने 1000 आदमियों का पैसा है जो 11,000, 10 से 11,000 करोड़ रुपए है। मैसूर से कई हजार आदमियों का पैसा है। कर्नाटक में पूरे 75,000 आदमी को एक एफआईआर नहीं डलाए इन तनवीर सेठ और रिजवान अरशद और रोशन बेग, जमीर, यूटी खादर, ये तमाम, एक भी सीएम इब्राहिम, एक अपना एफआईआर 75,000 आदमियों के लिए नहीं डलाए। जैसा रोशन बेग आ गए 4 दिन में, जैसा 4 महीने में अपना इनो आ गए, वो मंसूर खान जो वापस आ गए, ऐसा जिंदगी भर के बरी हो जाएंगे, कानूनी तौर से बरी हो जाएंगे, एक पैसा नहीं आएगा। ये तमाम, ये 7 एमएलए मैसूर के जो लीडर हैं, तनवीर सेठ, इनको मालूम है क्या नहीं है? जब मालूम नहीं है तो कैसा एमएलए की वोट भीख मांगते हैं? भीख लेना जरूरी है क्या? हर चीज का हक, कानून, कायदा, अपना पावर्स, डेमोक्रेटिक पावर्स, कानूनी पावर्स, रियाट, गंदगी शुरू करना, डिप्लोमेसी करना, वो हुकूमत नहीं है। इसकी कीमत तो वोटों में भी नहीं है। जब कर लिए कानून से इन्हों एक एफआईआर बनाना नहीं किया, आज तक नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं अपने एसएफआई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो सीबीआई से बड़ा मर्तबे का है, उससे मैं अप्रोच करके ये तमाम लोगों की नई कार्रवाई, नई इन्वेस्टिगेशन, नई चार्जशीट बनाने का रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन में लिया हूँ मैं, और नोटिफिकेशन के तहत रिक्वेस्ट किया हूँ। और ये लोग हैदराबाद से आएंगे, साउथ इंडिया के ऑफिस है, वो सीबीआई से भी केस ले लेंगे। तो तुम लोग क्या करें? मेरा हाथ इतना ही होता है। तुम्हें 3-4 साल 2019 से 22 को समझो 2.5 साल के ऊपर कितने असेंबली में बैठे हैं? क्या करते हैं असेंबली में? तुम्हें, अरे तुम्हारा हुकूक मालूम नहीं है, कानून मालूम नहीं है, पढ़ाई नहीं है, मगरूर हैं तुम्हें, तब ये भी क्या लेते हैं तुम्हें वोटों का? क्या हिफाजत इनको देंगे तुम्हें? ना दौलत में मैसूर की प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज होती है, मैसूर की प्रॉपर्टी जो हेरिटेज महाराजा से सुपर क्वालिटी की इसको फोड़ के तुम्हें टुकड़े लकड़ी करके, लकड़ी के भाव में ये बेचते हैं और शोरूमों को देते हैं, तिजारतों को देते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए पढ़ाई को देते हैं। इसमें 2 लाख रुपए आ गया तो क्या तुम्हें किसका जनाजा उठाएंगे? किसकी खबर बनेंगे? इससे इल्म दो, लोगों को भी जमा लो। जैसा वोट में लोगों को जमाते हैं तुम्हें, हर आदमी हर मोहल्ले में जमते हैं, ऐसा हर मोहल्ले की बेनिफिट आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर फ्री में पढ़ाने, जिसका तनख्वाह 50,000 से 5 लाख हो, अपने उस्तादों का, टीचर, प्रिंसिपल, ऐसे चीज़ों का इंटरनेशनल कंसल्टेंट डाल के आप काम क्यों नहीं किए? कानून में क्या हो जाएगा आपको? कानून में जेल मिलेगी, कानून में बोलेंगे वो बेल में आ जाएंगे, तुम्हें मरते दम तक फांसी चढ़ाओ ये लोग मुसलमान लीडरों को करके, कानून भी हो गया, फायदा में कुछ भी नहीं रहेगा, मुसलमानों को फायदा नहीं होगा। फायदा ये है अपना माल वापस आना। अपना माल औकाफ का है, अपना माल आईएमए का है, सरकारी माल 10-5 किलो चावल ना दे यहाँ पे, गली मेरी गली आप साफ ना करें, मगर मेरा माल मेरा खुद दे दो, हम हज करें, हमें उम्रा करें, मेरी मरती हुई माँ का इलाज कर लें, हमें पढ़ाई कर लें, इज्जत की ज़िंदगी जिए हमें। ये हमारी इज्जत तुम्हें हाईजैक करके बार्गेन कर रहे हैं हमारे से, हमारे को वोट दो ये लेके देंगे। क्या लेके देंगे? कब लेके देंगे? क्या उम्र है तुम्हारी? कितने साल रहेंगे कई लोग? कॉन्स्टिट्यूशनल एमएलए एमपी कितने साल जिएंगे? कितने साल में हमारा हुकूक हमारे को आएगा? ये ऐसा ही रहेगा। ये तमाम चीज़ लोगों के सामने बोलने के लिए और एंटी करप्शन ब्यूरो में इनको अरेस्ट करने की मांग करने के लिए मेरा एविडेंस देते हुए मेरा मैसूर आज आना हुआ है भाई।